चलो क्या था लास्ट पॉइंट बताओ। फ्रिक्शन चल रहा था ना, फ्रिक्शन था आपके पास में, लॉन्गिट्यूडनल हो चुका है, इसकी वैल्यू भी आ चुकी है ना। स्किड हो गया एंड स्लिप भी हो चुका, स्किड एंड स्लिप भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा। रेंज होती है 0.35 से 0.40 तक, 0.35 से 0.40 तक रहती है रेंज। आगे पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है। ऑन वेट पेवमेंट्स, ऑन वेट पेवमेंट्स, ऑन वेट पेवमेंट्स, on wet pavements, new tire with new tire with new tire with good treads, treads, on wet pavements, new tire with good treads, treads, give higher friction factor, give higher friction factor, give higher friction factor than worn out tire, than worn out tire, worn, worn नहीं है, worn है, WRN मतलब घिसा हुआ। On wet pavements, new tire with good treads give higher friction factor than worn out, WRN, worn out tire, then worn out tire because of the lubrication effect of water, because of the lubrication effect of water on wet pavements. Because of the lubrication effect of water on wet pavements, because of the lubrication effect of water on wet pavements. Next point लिखो जरा। On dry pavements, on dry pavements, on dry pavements, old tire generates more coefficient of friction. On dry pavements, old tire generates more coefficient of friction. Old tire generates more coefficient of friction as compared to, generates more coefficient of friction as compared to, generates more coefficient of friction as compared to new tire, as compared to new tire, as compared to new tire, due to larger area of contact, due to larger area of contact, due to larger area of contact, due to large area of contact. Next point लिखो, hence new tires are more dependable, hence new tires are more dependable, hence new tires are more dependable, hence new tires are more dependable in adverse surfaces, hence new tires are more dependable in adverse surfaces, in adverse surfaces, in adverse surfaces, and the surfaces which are, and the surfaces which are, and the surfaces which are prone, prone, and the surfaces which are prone to skidding, which are prone to skidding, such as wet pavements, such as wet pavements, such as wet pavements, wet pavements. देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, ये बता रहे हैं कि दो तरह की कंडीशन है, एक आपके पास में ड्राई पेमेंट है, दूसरा वेट पेमेंट है। एक ड्राई पेमेंट है, दूसरा है वेट सरफेस है, और एक है नया टायर है और दूसरा क्या है आपके पास, पुराना टायर है, दूसरा है आपके पास में पुराना टायर। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो, अब कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कौन से वाली, दो टायर कंसिडर कर लिए, ये ओल्ड है, ओल्ड टायर है, एंड ये है आपके पास में न्यू टायर। ऐसा ही तो दिखाई देगा ना कुछ, और पुराना टायर ऐसे दिखाई देगा, घिस जाता है पूरा नीचे से, मतलब वॉर्न आउट टायर, वॉर्न आउट मतलब घिसा हुआ, ऐसा सरफेस है, इस तरह से कंडीशन है ऐसे। ठीक है, ये ओल्ड है और ये है न्यू। सरफेस कैसा है अभी, ड्राई है, पहले ड्राई रहेगा ना, ड्राई है, ड्राई सरफेस है, ड्राई सरफेस है, कोई वाटर का रोल नहीं है किसी तरह का भी ना, वाटर का कोई रोल नहीं है आपके पास में। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट मोर ओल्ड, फ्रिक्शन जनरेटेड मोर, ये पता है पॉइंट हमें, है ना। सो इन केस ऑफ द ओल्ड टायर्स ऑन ड्राई पेमेंट, ड्राई पेमेंट है, ओल्ड टायर विल जनरेट मोर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज कंपेयर टू न्यू टायर। यही लिखा ना कि पॉइंट हमने, कोई दिक्कत है इसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस को वेट कर दिया, अब
सरफेस कैसा है अब? वेट है। वेट है मतलब बीच में पानी की लेयर आ चुकी है, बीच में आ गई पानी की लेयर। अब वो पानी की लेयर लुब्रिकेशन का काम करती है, लुब्रिकेंट का काम करती है। हमने देखा होगा कि बहुत जगह पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? लुब्रिकेंट यूज करते हैं ना, अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट यूज करे जाते हैं। मे बी पॉसिबल ऑयल यूज कर रहे हैं। वाटर भी एक लुब्रिकेंट की तरह ही काम करेगा, है ना, वाटर भी एक लुब्रिकेंट की तरह ही काम करेगा। तो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा मतलब अब आ चुका यहाँ पे पानी का रोल, पानी का रोल आ चुका, लुब्रिकेशन इफेक्ट आ चुका, ठीक है। यहाँ पे लुब्रिकेशन इस पूरे सरफेस पे रहेगा, है ना, पूरे सरफेस पे क्या रहेगा? लुब्रिकेशन रहेगा। एंड यहाँ पे लुब्रिकेशन कहाँ रहेगा? ये जहां कांटेक्ट होगा वहीं पर तो होगा ना लुब्रिकेशन का इफेक्ट। किसमें लुब्रिकेशन का इफेक्ट ज्यादा है? इसमें लुब्रिकेशन का इफेक्ट ज्यादा है। लुब्रिकेशन ज्यादा हुआ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहां पर फ्रिक्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यही तो पॉइंट लिखा अभी हमने कि ऑन ड्राई पेमेंट, ड्राई है सरफेस, ओल्ड टायर विल जनरेट मोर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यही लिखा ना पॉइंट अभी, बिकॉज ऑफ द लार्जर एरिया ऑफ द कांटेक्ट। सरफेस को कर दिया कैसा? वेट कर दिया सरफेस। अगर सरफेस वेट है, बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन इफेक्ट ओल्ड टायर में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ड्राई में क्या रहेगा? ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। आए दोनों पॉइंट समझ में? चलो ठीक है। अब ये बताओ जरा, इसमें एक बात सोचना जरा खुद से। जैसे सपोज करो आपके पास में ऐसे कोई एक आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर से हमने एक कोई बॉल है, बहुत स्मूथ सी बॉल है, ठीक है, उसको नीचे गिराया, इसे नीचे गिराया, कि नीचे गिरने के बाद कुछ आगे भी तो जाएगी, आगे जाएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट, इसी सेम सरफेस के ऊपर से हमने सॉइल पार्टिकल्स ले लीजिए, सॉइल पार्टिकल्स को नीचे गिराया, सॉइल पार्टिकल्स को नीचे गिराया। तो पहले इसी सरफेस के ऊपर से इंक्लाइंड सरफेस से बॉल को नीचे गिराया, तब दूसरे केस में इसी के नीचे, इसके ऊपर से सॉइल को नीचे गिराया है, सॉइल को नीचे गिराया है। दोनों में से नीचे आने के बाद कौन ज्यादा आगे तक जाएगा? बॉल आगे तक जाएगी ना। क्यों? सरफेस कैसा था? स्मूथ था। वो भी राउंडेड ही है पार्टिकल्स, लेकिन दिक्कत क्या है कि सॉइल है, रफ मिलेंगे पार्टिकल्स। सरफेस पार्टिकल्स कैसे होंगे? रफ होंगे। अगर पार्टिकल रफ होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा ना, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल आगे डिस्टेंस कवर कम करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा ना। स्मूथ है, कम फ्रिक्शन, ज्यादा आराम से आगे जाएगा। आया समझ में पॉइंट? तो फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो रहा है, दैट मींस आगे डिस्टेंस कवर कम करेगा, आगे डिस्टेंस कवर कम करेगा। आया समझ में पॉइंट? फ्रिक्शन कम डेवलप हो रहा है, आगे डिस्टेंस कवर ज्यादा करेगा, आगे डिस्टेंस कवर ज्यादा करेगा। हमने वेट पेमेंट की बात करी। वेट पेमेंट ज्यादा फ्रिक्शन किसमें डेवलप हुआ? न्यू में। ज्यादा फ्रिक्शन किसमें डेवलप हुआ? न्यू में डेवलप हुआ। आगे डिस्टेंस कवर कम करेगा। इसीलिए तो जब कभी भी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और कोई सरफेस गीला सा सरफेस है, पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, बर्फ भी रहेगी, सरफेस गीले रहेंगे बहुत ज्यादा, कभी भी पुराने शूज को पहन कर नहीं जाते वहां पे। पुराने शूज को पहन के क्यों नहीं जाएंगे? एकदम फिसल जाते हैं। आया समझ में पॉइंट? क्यों नहीं जाते हैं? किसको लेके जाते हैं हमेशा? नए को लेके जाते हैं। रीजन क्या है? फ्रिक्शन जनरेटेड विल बी मोर, फ्रिक्शन जनरेट जो होगा वो ज्यादा रहेगा, स्किडिंग के खतरे कम हो जाएंगे, स्किडिंग का खतरा कम हो जाएगा आपके पास में। आया समझ में पॉइंट? ये इसीलिए बाइक्स में, जो बाइक्स पुरानी हो जाते हैं जिनके टायर, और जब वो बारिश चल रही हो रोड पे, तुमने जैसे ब्रेक अप्लाई करवाया एकदम से क्या करती है? वो स्किड करती है, एकदम से एकदम स्किड करती है। सिंपल सा रीजन था आपके पास में। आया समझ में क्या पॉइंट है? तो अगर हम कोई ऐसे सरफेस पे हैं जहां पे स्किडिंग का खतरा बहुत ज्यादा है, या फिर कोई गीला सरफेस है, किस पे डिपेंड रहेंगे हम? नए पे या पुराने पे? नए पे डिपेंड रहेंगे ना। तो इसी तो लिखा पॉइंट अभी तुमने, हेंस न्यू टायर्स आर मोर डिपेंडेबल। आया समझ में पॉइंट? ये कंडीशन थी आपके पास में। तो ये अब आकर फ्रिक्शन की कहानी खत्म हुई है। क्या कोफिशिएंट से स्लिप, स्पीडिंग, क्या क्या वैल्यू कंसीडर करनी है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, क्यों एक्शन में आए, ये सारी चीज कंसीडर कवर हो गई है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं ना। नेक्स्ट फैक्टर आपके पास में, नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास में शोल्डर। नेक्स्ट हेडिंग डालो शोल्डर। नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास में क्या? शोल्डर। शोल्डर है, शोल्डर की बात करेंगे ना। नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास में शोल्डर है। मैं मैसेज कर दे रहा हूँ ना, ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर है शोल्डर।
शोल्डर देखो जरा इसमें क्या सिस्टम है। अच्छा शोल्डर से पहले लिखिए आई थिंक शोल्डर, इसमें लिखो पहले कैम्बर डिस्कस करते हैं ना, पहले पहले कैम्बर शुरू करो, कैम्बर शुरू करो पहले ना, पहले कैम्बर की बात करेंगे ना, पहले कैम्बर है, कैम्बर। रोड के दो डायरेक्शन होते हैं ना आपके पास में, एक डायरेक्शन तो होता है कौन से वाला, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, अलोंग द लेंथ होता है, और एक होता है विड्थ वाला डायरेक्शन जिसको ट्रांसफर डायरेक्शन कहते हैं। दोनों डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं हमें, क्या रीजन निकल कर आते हैं वो तो देखेंगे आगे। दोनों डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड करवाने पड़ जाते हैं। जो स्लोप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दिया जा रहा है, यानी कि लेंथ के अलोंग डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको कहते हैं ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट। जैसे फ्लाईओवर लेंथ के डायरेक्शन में क्या है आपके पास, पूरा स्लोप है ना, यहाँ से मसूरी जाएंगे, पूरी लेंथ में क्या दिखाई देगा तुम्हें, स्लोप दिखाई देगा, ग्रेडियंट दिखाई देगा। अब वो स्लोप है कौन से डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोल दिया हमने, वो ग्रेडियंट कहलाता है, वो कहलाता है ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। तो पूरी रोड पर ग्रेडियंट दिखाई देगा हमें। हाँ बिल्कुल है, वो स्लोप ही तो है, वो लेंथ के डायरेक्शन में, कहीं पर भी लेंथ के डायरेक्शन में स्लोप आएगा तो स्लोप को क्या कहेंगे हम, ग्रेडियंट कह देंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट आया आपके पास में विड्थ के डायरेक्शन की बात। विड्थ के डायरेक्शन में दो तरह से स्लोप दिए जाते हैं, दो कारण होते हैं, मतलब बेसिकली दो तरह के स्लोप दिए जाते हैं कौन से डायरेक्शन में, विड्थ के डायरेक्शन में। दोनों स्लोप हैं कौन से डायरेक्शन के, विड्थ के डायरेक्शन, यानी कि ट्रांसफर डायरेक्शन। जब दोनों के रीजन अलग अलग होते हैं, दोनों के जो प्रोवाइड करने के कारण है वो क्या है, अलग है, जिसमें से एक होता है कैम्बर, कैम्बर है। अब हमें पता है कि पानी रोड के ऊपर रुकना नहीं चाहिए, पानी रोड पे रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रोड पे रुकेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो कल देखा था ना हमने, वो कल देखा था क्या दिक्कत हो जाएगी, पानी अंदर पेनिट्रेट करेगा, बॉन्ड वीक करवा देगा, बॉन्ड वीक करेगा तो रोड जो है वो टूटने लग जाएगी, दिक्कतें आ जाएंगी सारी की सारी निकल के। आया समझ में पॉइंट। साथ साथ स्किडिंग का खतरा भी तो बढ़ेगा, स्किडिंग का खतरा भी बढ़ेगा, ये भी पॉइंट है आपके पास में। तो पानी जैसे ही रोड पर आया, बारिश का पानी हो या कैसा भी पानी हो, वो सडनली क्या करना चाहिए, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, दैट शुड ड्रेन अवे, रोड से बाहर निकल जाए, रोड की सरफेस से एकदम से। तो अब जैसे सपोज अगर सरफेस कैसा है, फ्लैट है, कोई स्लोप नहीं दे रखा आपने, रोड का सरफेस मान लो, या फिर इसी फ्लोर को कंसिडर करो ना, इस पे पानी डाल दो सपोज, कोई स्लोप नहीं है सरफेस पे किसी भी तरह का, वो पानी वहीं के वहीं इकट्ठा हो जाएगा, पानी फ्लो नहीं करेगा वो। लेकिन अगर हम इस सरफेस को थोड़ा सा स्लोप दे दें ना, तो पानी क्या करेगा, ड्रेन आउट हो जाएगा, वो सडनली क्या करेगा, वो ड्रेन आउट होकर रोड से बाहर निकल जाएगा। आया समझ में पॉइंट, वो ड्रेन आउट होगा। क्लियर हो गई ये कहानी। अब इसी पानी को रोड से ड्रेन आउट करवाने के लिए ना, रोड के सरफेस पे क्या दिया जाता है, स्लोप दिया जाता है। अब लेकिन स्लोप पहली बात तो है कौन से डायरेक्शन का, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का स्लोप है, स्लोप है कौन से डायरेक्शन, सॉरी ट्रांसफर डायरेक्शन का स्लोप है। लेकिन प्रोवाइड कैसे करवाया, जैसे ये है आपके पास में सपोज रोड है, ये एक लेन है और ये दूसरी लेन है, इसका सेंटर है ये, जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, ये सेंटर है, इस सेंटर को हमने ऐसे उठा दिया। आया समझ में पॉइंट, किसके रेस्पेक्ट में, एजिस के रेस्पेक्ट में, एजिस के रेस्पेक्ट में। पहले ऐसे था ये पूरा बिल्कुल सीधा, कोई किस तरह का स्लोप दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन अब इसको कैसा कर दिया, अब ऐसा कर दिया, देखो अब स्लोप दिख रहा है ना। इस स्लोप को क्या कहते हैं, जो ट्रांसफर डायरेक्शन में दिया है, इसको कैम्बर कहा जाता है। पर्पस क्या है प्रोवाइड करवाने का, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर, रेन वाटर को ड्रेन आउट करवाना है पर्पस होता है। एक और होता है डायरेक्शन, एक और होता है स्लोप, इसी ट्रांसफर डायरेक्शन का सुपर एलिवेशन होता है, सुपर एलिवेशन, लेकिन उसका तरीका अलग है और उसका पर्पस भी अलग है प्रोवाइड करने का, पर्पस भी अलग है एंड तरीका भी अलग है देने का उसका। जैसे सपोज करो, वो पहली बात तो सुपर एलिवेशन दिया जाता है कर्व्स के ऊपर, जब कर्व आएंगे ना आपके पास में हॉरिजॉन्टल कर्व्स, कर्व्स के ऊपर हम देते हैं क्या, सुपर एलिवेशन देते हैं। एक कर्व का इनर साइड होता है, एक आउटर साइड है, वो कल देखा था ना हमने। क्या करते हैं इसमें, सपोज करो ये कर्व है कोई, सपोज ये इसका आउटर साइड है और ये है इनर साइड। इस बार पहले ऐसी रोड थी, इस बार हमने इसको कैसा कर दिया, ऐसे कर दिया, यानी कि आउटर को उठा दिया किसके रेस्पेक्ट में, इनर के रेस्पेक्ट में, तब भी तो स्लोप डेवलप हो गया ना। इसको क्या कहते हैं हम, ये सुपर एलिवेशन कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन, इसको सुपर एलिवेशन कह देते हैं। बताओ आया समझ में पॉइंट। अब है क्या, बाकी सारी कहानी इसकी आगे डिटेल में डिस्कस होगी सुपर एलिवेशन की, अभी तो किसकी बात चल रही है, सिर्फ कैम्बर की बात चल रही है, अभी डिस्कशन चल रहा है सिर्फ कैम्बर के बारे में। तो पर्पस क्या है, क्यों दिया जाता है, क्या है, सारी चीज कवर हो गई ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब जैसे स्लोप लिखने के बहुत सारे तरीके होंगे तुम्हारे पास में ना, जैसे स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा, टेन थीटा या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा या फिर परपेंडिकुलर अपॉन
ये स्लोप ही तो होता है ना, किसी लाइन का क्या स्लोप है, मतलब tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। सपोज करो स्लोप लिख के दिया हुआ है हमें कहीं पे 5%, 5% लिख के दे रखा है सपोज। 5% का मतलब है आपके पास में 5/100 है, और इसका मतलब है 1/20, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल। आया समझ में? इसका मतलब यह है कि हम 20 हॉरिजॉन्टल जाने में एक वर्टिकल चले जाते हैं, 20 हॉरिजॉन्टल कवर करने पे हम कितना वर्टिकल कवर कर लेते हैं, 1 वर्टिकल चले जाते हैं। जैसे ये आपके पास में परपेंडिकुलर बेस एंड ये है परपेंडिकुलर, ये वैल्यू है कितनी 20 और ये वैल्यू कितनी है 1 है, तो 20 ऐसे कवर करने में ना एक हमने वर्टिकल कवर कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर कवर कर दिया। आया समझ में? 20 हॉरिजॉन्टल कवर करने में वर्टिकली कितना ऊपर चले गए, एक ऊपर चले गए। ये सिंपल सा पॉइंट था। ये वाली, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब तुम चाहे अगर लेंथ के डायरेक्शन में देखोगे तो लेंथ बन जाएगी, स्लोप अगर देख रहे हो लेंथ के डायरेक्शन में तो विड्थ बन जाएगी। हाँ कैम्बर, मैंने वही बताया ना, ये तो एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अगर हम कैम्बर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो विड्थ हो जाएगी, लेकिन ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है। तो ये अगर सपोज परसेंटेज में दे रखा है ना लिखकर, तो परसेंटेज वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके टर्म्स में, 1 वर्टिकल इज टू 20 हॉरिजॉन्टल, ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को ये भी लिखा जा सकता है 1 इन n, 1 इन n कुछ भी हो सकता है। इस केस में कितना है आपके पास में 20 है, 1 इन 20, ये भी तरीका होता है लिखने के। ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या फिर 1 इन n के टर्म्स में भी लिखा मिलेगा। स्लोप जो है 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल। आया समझ में पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? क्या तरीके हैं स्लोप लिखने के? नेक्स्ट पॉइंट। अब सपोज करो इस बार लिख के दिया हुआ है कैसे, 1 इन 20 लिख के दे रखा है, 1 इन 20, इसको कन्वर्ट करना है इस परसेंटेज के टर्म्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करो ना भाई, परसेंटेज को इसके टर्म्स में लाने के लिए 100 से क्या करा था, डिवाइड करा था। इस बार क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 अपॉन 1 इन 20 का मतलब यही तो था ना, 1 अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट, 5% हो गया ना आपके पास में, 5% हो गया। तो ये दोनों तरीके थे, कहीं पे ऐसे लिखा मिल जाएगा परसेंटेज में, और कहीं पे स्लोप ऐसे लिख के दे देते हैं 1 इन n के टर्म्स में। कन्वर्ट करना आना चाहिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो ना, नोट करो। लिख लिया है पॉइंट? चलो लिखो जरा इसमें ना, लिखो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस, लिखो क्रॉस, क्रॉस स्लोप, क्रॉस स्लोप provided to the road surface, cross slope provided to the road surface in the transverse direction
in the transverse direction by cross slope provided to the road surface in the transverse direction by racing racing या फिर elevating लिख लो, racing या फिर elevating मतलब उठाना, by racing the center of payment, racing the center of payment with respect to the edges, with respect to the elevating the center of payment, elevating the center of payment with respect to the edges, with respect to the edges, with respect to the edges to drain off the rainwater, with respect to the edges to drain off the drain off O double F, to drain out लिख लो, off नहीं लिख रहे तो out लिख लो, to drain out the rainwater, to drain out the rainwater, to drain out the rainwater from the road surface, from the road surface, from the road surface, to drain out the rainwater from the road surface. बताओ आया समझ में पॉइंट? सो पूरी डेफिनेशन कवर हो गई इसी में. कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय एलिवेटिंग द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द एजेस. कौन से डायरेक्शन में? ट्रांसफर डायरेक्शन में. पर्पस क्या है? टू ड्रेन आउट द रेन वाटर, टू ड्रेन आउट द रेन वाटर. ये सारी की सारी पर्पस निकल कर आ गए ना, सारी कंडीशन कवर हो गई रिलेटेड टू द कैमर. बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. कैमर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, camber is required to prevent the, camber is required to prevent the, camber is required to prevent the entry, to prevent the entry of surface water, to prevent the entry of surface water into the pavement layers, into the pavement layers, into the pavement layers, and in preventing the weakening, weak होना, and in preventing the weakening of bonds, and in preventing the weakening of bonds, bond, weakening of bonds. आया समझ में पॉइंट? बॉन्ड किसके बीच में? एग्रीगेट एंड बिटुमिन के बीच में, एग्रीगेट एंड बिटुमिन के बीच में. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो. skid resistance also reduced, skid resistance is also reduced, skid resistance is also reduced if pavement is wet, skid resistance is also reduced if pavement is wet, if pavement is wet. आया समझ में पॉइंट? ये तो पता है. skid resistance क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, मतलब स्किडिंग होने का खतरा बढ़ जाएगा. रेजिस्टेंस कम हुआ मतलब खतरा कम हो गया. रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? खतरा बढ़ जाना. रेजिस्टेंस का मतलब तो रुकावट होता है. स्किड का रेजिस्टेंस कम हो चुका, स्किड रेजिस्टेंस, स्किड के लिए रेजिस्टेंस कम हो गया है, मतलब स्किड का खतरा बढ़ेगा ना. हाँ तो यही तो पॉइंट और है भाई. कोई तुम्हें कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है और तुम उसको रजिस्ट ही नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है? कि खतरा बढ़ गया ना. आया नहीं? आया समझ पॉइंट? सो रेजिस्टेंस कम हुआ, इसका मतलब खतरा क्या हुआ? बढ़ गया ना. यही तो पॉइंट यहाँ पर भी हो रहा है. स्किड रेजिस्टेंस, स्किड रेजिस्टेंस कम हुआ. हाँ, स्किड रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? स्किडिंग के लिए रेजिस्टेंस, स्किडिंग के लिए रुकावट कम हो गई, तो मतलब स्किडिंग ज्यादा होगी ना. आया नहीं? आया समझ में पॉइंट? हाँ तो इसीलिए तो कैम्बर दिया जा रहा है. अगर पेमेंट वेट रहेगा, अगर पेमेंट वेट रहेगा तो स्किडिंग का खतरा क्या होगा?
ज्यादा होगा, स्किडिंग का खतरा कम हो रहा है, मतलब स्किडिंग के लिए रुकावट, देखो फिर वही बात आ रही है, निकल गए। और इसको इतने आसान शब्दों में बताया जा रहा है, बिल्कुल इसमें तो कुछ इतना टेक्निकल है नहीं भाई, कोई तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और तुम उसको रजिस्ट नहीं कर रहे, तो मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो कहने का खतरा ज्यादा है ना। आया समझ में पॉइंट? ये तो बहुत सिंपल चीज है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट ना, रुकावट जब कम होगी तो खतरा क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, टेंडेंसी बढ़ जाएगी होने की। कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। चलो ठीक है, अब कब होगा, जब पेमेंट वेट होता है, इसीलिए पेमेंट वेट नहीं रहना चाहिए, और पेमेंट वेट ना रहे इसके लिए हमने क्या करा, कैम्बर दे दिया ना रोड पे, कैम्बर प्रोवाइड करवा दी। कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, अब देखो जरा, कैम्बर कितना प्रोवाइड करवाना है वो तो डिपेंड करेगा किस पे, हाँ हाँ किस पे डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा बारिश पे, बारिश पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा बारिश होती है उतने ज्यादा स्लोप देना पड़ेगा, जितनी कम बारिश होती है उतने कम स्लोप में काम चल जाएगा। आए समझ में पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, साथ साथ ही डिपेंड करेगा मटेरियल पे भी, किस मटेरियल से बना रखा है हमने। बहुत सारे मटेरियल ऐसे होंगे जो पानी को अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करने देंगे आपने, तो पानी अंदर ही नहीं गया पास करके, अगर पानी अंदर नहीं गया तो सॉइल सबग्रेड पे कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, नीचे नहीं जा रहा ना, जब पानी नीचे जाता था नीचे लेयर्स में तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना आपके पास, अब पानी नीचे ही नहीं जा पा रहा है। या फिर मान लो किसी आपने सॉइल से बना रखा है, पेमेंट जो है मिट्टी की रोड है, उसमें तो पानी एकदम से क्या करेगा, अंदर जाएगा ना, पानी अंदर जाएगा एकदम से, और पानी जैसे ही अंदर गया रोड के, नीचे क्या होगा, कीचड़ बनेगा, कीचड़ भी तो बन जाएगा नीचे, भाई नीचे सबसे नीचे तो सॉइल ही प्रेजेंट है ना, सॉइल में पानी पहुंचा, पानी पहुंचते ही क्या प्रॉब्लम हो गई, कीचड़ क्रिएट हो गया, और जैसे कीचड़ होगा कीचड़ में ऊपर की लेयर से एकदम नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। आए समझ में पॉइंट? हाँ, सेटल डाउन होने का मतलब क्या है, नीचे बैठ गई लेयर जाके, ऊपर से क्या क्रिएट हो जाएगा, गड्ढा क्रिएट हो जाएगा ना आपके पास। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो किस किस पे डिपेंड करेगा कितना कैंपर देना है रोड पे हमें, बारिश कितनी होती है रोड पर, बारिश कितनी हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है कैंपर ज्यादा देना पड़ेगा, बारिश कम हो रही है कैंपर कम देना पड़ेगा। आया समझ में पॉइंट? मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कैंबर क्यों दे रहे हैं, जिससे पानी अंदर तक पेनिट्रेट ना करे, अगर पानी अंदर पेनिट्रेट करा बॉन्ड को वीक करा देगा, बॉन्ड को वीक कराएगा, और अगर नीचे पेनिट्रेट करते करते सब लेयर तक पहुंच गया, मिट्टी की लेयर तक पहुंचा, तो नीचे क्या बन जाएगी, कीचड़ मड फॉर्म हो जाएगी। किस देते हैं, कंक्रीट में भी देते हैं, कंक्रीट में भी दिया जाता है, हाँ सब मटेरियल में दिया जाता है, लेकिन वो तो बात ये हो रही है कि दे कितना रहे हैं, कैंबर दिया कितना जा रहा है उसकी बात हो रही है, देते हो सब मटेरियल्स में, कंक्रीट में भी देंगे, आपके पास में सॉइल की रोड होगी उसमें भी देंगे, सब में प्रोवाइड करवाएंगे, बट डिपेंड करेगा कि भाई वैल्यू कितनी है, वैल्यू की बात आ रही है, वैल्यू कितनी प्रोवाइड करवानी है, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल एंड टाइप ऑफ द रेनफॉल। आए समझ में पॉइंट? चलो ठीक है, अब सपोज करो किसी एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है, और किसी एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, कैंबर कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा ना, और ज्यादा कैंबर देने का क्या मतलब है, इस तरह की रोड पर अगर तुम्हें मूव करना पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम रहेगी ना, बताओ। हाँ आया समझ में पॉइंट? भाई ये ऐसी रोड है, इस बार ऐसी रोड है, देखो ऐसी रोड पे मूव करना पड़ रहा है तुम्हें, तो ये तो कहा था कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो कैंपर ज्यादा देना पड़ेगा, बट कैंपर ज्यादा देने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा बना दोगे रोड को। आया समझ में? क्या दिक्कत आएगी इसमें? दैट विल लीड टू द लेटरल स्किडिंग। लेटरल स्किडिंग मतलब, स्किडिंग होने का मतलब क्या है, जो व्हीकल है वो किधर खिसकने लग जाएगा, ऐसे लेटरल डायरेक्शन में ना, लेटरल डायरेक्शन में स्किड होने लग जाएगा व्हीकल, और अगर उधर से आ रहा है तो उधर हो जाएगा, है ना, अगर उधर से आ रहा है व्हीकल तो ऐसे, ये इधर देखो ना जरा, ये डायरेक्शन होगा ना फिर तो स्लाइड करने का, तो इसीलिए एक्सेसिव कैंबर शुड बी अवॉइडेड, बहुत एक्सेसिव कैंबर को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भाई बारिश ज्यादा होती है तो कितना भी कैंबर प्रोवाइड करवा दोगे, इसकी भी एक लिमिट्स है हमारे पास में। अब क्यों लिमिट है उसके लिए रीजन बताया ना, अगर एक्सेसिव बहुत ज्यादा कैंबर प्रोवाइड कराएंगे तो क्या दिक्कत आएगी निकल के, दैट विल लीड टू द लेटरल स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग कराएगा रोड पे। कोई दिक्कत है इसमें? लिखो जरा पॉइंट। सो क्या पॉइंट है आपके पास में, कैंबर टू बी प्रोवाइडेड,
कैम्बर टू बी प्रोवाइडेड, कैम्बर टू बी, संडे को क्लास चलती है तुम्हारी? नहीं चलती? पहले चलती थी शायद। हाँ नहीं क्या, जब कभी कभी चल जाती है। ठीक है चलो। नहीं मेरी तो संडे में दूसरी क्लास है यार, वो बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है ना एक इसमें एसएससी जेई में, तो उसके 1-2 टॉपिक बच रखे हैं। अभी पता नहीं, अभी शेड्यूल बनाया नहीं ना मैंने बैठ के, अभी बनाता हूँ शेड्यूल। ठीक है। तो अभी पता नहीं है कि क्या होगा इसके बाद। हाँ लिखो, कैम्बर टू बी प्रोवाइडेड विल डिपेंड ऑन, कैम्बर टू बी प्रोवाइडेड will depend on, camber to be provided will depend on the payment type, will depend on the payment type, will depend on the payment type। किस पे डिपेंड करेगा? पेमेंट के टाइप में। पेमेंट का टाइप मतलब पेमेंट का मटेरियल कैसा है, कैसा पेमेंट है, सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट है, फ्लेक्सिबल है, बिटुमिन का है, या फिर सॉइल का है, मिट्टी का बना हुआ है, कैसा पेमेंट है इस पे डिपेंड करेगा ना। एंड टाइप ऑफ रेनफॉल, एंड टाइप ऑफ रेनफॉल, एंड टाइप ऑफ, एंड टाइप ऑफ रेनफॉल, एंड टाइप ऑफ रेनफॉल। आया पॉइंट समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सेसिव कैम्बर शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव कैम्बर शुड बी अवॉइडेड, एक्सेसिव कैम्बर शुड बी अवॉइडेड। एक्सेसिव कैम्बर को क्या करवाएंगे? अवॉइड करवाएंगे। एक्सेसिव कैम्बर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। क्यों? टू प्रिवेंट द लेटरल स्किडिंग, टू प्रिवेंट द लेटरल स्किडिंग। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं इन सब पॉइंट्स से थ्योरी में, कि बताइए क्यों एक्सेसिव नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, क्या दिक्कत आ जाएगी, कैम्बर कितना प्रोवाइड करना है किस पे डिपेंड करेगा, ये सारे पॉइंट्स आते हैं इस तरह के आपके पास, है ना। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है सब आपकी आईआरसी की रिकमेंडेशन पर है, इंडियन रोड कांग्रेस की रिकमेंडेशन पे है पूरा का पूरा टॉपिक। कितनी वैल्यू सजेस्ट करी है आईआरसी ने किसी भी चीज के लिए, इसी पे पूरा चैप्टर है। आए समझ में पॉइंट? चलो ठीक है, आगे लिखो। सो इसीलिए ना तो बहुत कम होना चाहिए कैम्बर, कैम्बर अगर बहुत कम दोगे तो इसका मतलब ये है कि वो पानी को ही ड्रेन आउट नहीं करवा पाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं रखेंगे। अगर बहुत ज्यादा रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम निकल कर आएगी आपके पास में? ट्रांसवर्स स्किडिंग होने लग जाएगी ना आपके पास। लिखो जरा पॉइंट, रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ द कैम्बर, recommended values of the camber, recommended values of the camber for different type, for different type of, for different type of, for different type of road surfaces, for different type of road surfaces, for different type of road surfaces, recommended values of the camber for different type of the road surfaces। अलग अलग टाइप के रोड सर्फेसेस हो सकते हैं, सीमेंट, कंक्रीट, सॉइल, ग्रेवल, किस सरफेस के लिए आईआरसी ने कितनी वैल्यू रिकमेंड करी है, ये पॉइंट है आपके पास है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे, पूछेगा आपसे डायरेक्टली, बताइए ये रोड है, कितनी वैल्यू ऑफ द कैम्बर रिकमेंड करी गई है। आया समझ में पॉइंट? ये इससे बिल्डिंग मटेरियल से लगभग कितने आते हैं क्वेश्चन इसमें यूपीपीएससी में? अप्रोक्सीमेटली काफी आ जाते हैं, 15-20। हाँ 35-40 क्वेश्चन आएंगे। तो जितने क्वेश्चन आते हैं उसी के हिसाब से उसको पढ़ा भी तो जाता है, थ्योरी बहुत है उसमें। हाँ, और लगभग ये मान के सब उसी में होता है कवर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। दोनों, हाँ दोनों एक ही साथ होते हैं, क्योंकि भाई कंक्रीट में सारा यूज मटेरियल्स का ही तो है, सीमेंट का, लाइम का, एग्रीगेट्स का, तो दोनों सब्जेक्ट को एक ही साथ पढ़ा जाता है, एक साथ पढ़ते हैं दोनों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इतनी थ्योरी है, अगर इतनी इतनी थ्योरी आपके पास में, लगभग मान के चलो कि 250-300 पेज हो जाता है, एक किताब बन जाएगी आपकी पूरी, तो उसको लिखने का तो नहीं हो पाता पॉसिबल। पूरी कंप्लीट ही थ्योरी है, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी 1% भी। हाँ पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे, वो पढ़ लेंगे नहीं है, वो है कि पढ़ना ही है। पीडीएफ से ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो 300 पेज की थ्योरी का आइडिया मैंने बता दिया, सोच के तो कंप्लीट थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ पीडीएफ में वो हैंड रिटन पीडीएफ है सारी की सारी, साफ साफ है लिखी हुई, तो समझ में आ जाएगा आराम। इनकी भी लिखी हुई है, बाकी मेरी भी लिखी हुई है, बट हाँ इतना है कि समझ में तो आ ही जाएगा वो। नहीं ये राइटिंग ज्यादा साफ है जो इसमें दे रखी है, ये ज्यादा साफ राइटिंग है मेरे कंपैरिजन में। बट हाँ इतना है कि वो भी समझ में आ जाता है। पीडीएफ से पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि सारी चीज समझाई जाती है प्रॉपर्ली पहले,
और समझाने के बाद उस फाइल में से रीडिंग करवाई जाती है। देखो ये एज इट इज लिखा हुआ है पॉइंट, एरर नहीं मिलेंगे उन फाइलों में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरर नहीं होंगे, क्योंकि लिखे हुए हैं, मेरे लिखे हुए हैं, तो मतलब एरर नहीं होंगे। वो दे दूंगा मैं, थोड़ा सा राइटिंग का हो सकता है बस, बाकी इतना तो है कि समझ में आ जाएगा। इतनी भी खराब नहीं है कि समझ में नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाएगा जरूर, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आ जाएगा समझ। हाँ वो मैं भेज दूंगा जब भी नंबर आएगा ना उसका, अभी तो बहुत टाइम है। वो अभी चलो वो तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना, लॉकडाउन में शायद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कैसे ना कैसे चलता ही रहेगा शायद। चलो लिखो जरा, एक टेबल बनाओ ना पहले। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है बिल्डिंग मटेरियल जो है, मेरे ख्याल से सबसे लेंथी सब्जेक्ट वही है अगर देखे तो, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है आपके पास। हाँ खत्म ही नहीं हो सकती, कोई लिमिट नहीं है। 10,000 पेज भी पढ़ लोगे उठाकर तब भी कम पड़ जाएंगे, इतनी थ्योरी है। लेकिन सबसे ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल आता है एसएससी एग्जाम में, 100 में से लगभग 22-23 नंबर का बिल्डिंग मटेरियल रहता है खाली। और अगर एसएससी का हमने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लिया, इसका मतलब हमारा सब एग्जाम का मैटर कवर हो जाएगा, कितने भी एग्जाम में बैठे चाहे हम पर। बिल्डिंग मटेरियल के लिए बता रहे हैं सिर्फ, सबसे ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल आता है उसमें। तो लगभग वहां पे फाइल से पढ़ाते हैं, उसके बाद में 1.5 महीना चलता है सब्जेक्ट को, फाइल से पढ़ाने के बाद। इतनी थ्योरी है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, फिर थोड़ा सा उनके साथ एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है एफर्ट। अभी कुछ टाइम पहले गेट में भी पढ़ाया था, वही फाइल से पढ़ाया, उनके साथ बहुत जल्दी खत्म हो गया, वो 40-45 घंटे में खत्म हो गया। क्योंकि थोड़ा सा बस वो मेहनत मेहनत की बात हो जाती है ना, एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है। थोड़ा सा किसी के साथ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, किसी के साथ मेहनत कम करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा उधर टाइम ज्यादा लग जाता है। अभी गेट में पढ़ाया था वही सेम मटेरियल 45 घंटे में खत्म हो गया आपका, 40 घंटे में उधर लग जाते हैं 70-75 घंटे, और कोई डिफरेंस नहीं है कंटेंट का 1% का भी। देखो जरा एक टेबल बनाओ फर्स्ट, देखो टेबल बनाएंगे, टेबल में बनेंगे आपके पास में कितने कॉलम, 3 कॉलम बनेंगे। हाँ 3 कॉलम बनेंगे, एक टेबल बनाओ, टेबल में बनेंगे 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में आएगा सीरियल नंबर, पहले कॉलम में क्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा। दूसरे कॉलम में आएगा टाइप ऑफ रोड सरफेस, दूसरे कॉलम में होगा टाइप ऑफ रोड सरफेस, टाइप ऑफ रोड सरफेस, टाइप ऑफ रोड सरफेस, ठीक है, टाइप ऑफ रोड सरफेस। एंड तीसरे कॉलम में आएगा रेंज ऑफ कैम्बर, रेंज ऑफ कैम्बर इन एरियाज ऑफ, इन एरियाज ऑफ, इन एरियाज ऑफ। अब ये जो तीसरा कॉलम था ना, टाइप ऑफ कैम्बर, सॉरी क्या लिखा है, रेंज ऑफ कैम्बर इन एरियाज ऑफ, इस कॉलम को फिर से 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लो, तीसरे वाले कॉलम को, जस्ट तीसरे वाले कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक साइड पर लिखो हैवी रेनफॉल, एक साइड पे क्या लिखेंगे, हैवी रेनफॉल, और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, लो रेनफॉल, लो रेनफॉल। हो गई पूरी टेबल कंप्लीट। अब इसमें वैल्यू लिखनी है सिंपल ना। अब यहां से जो सारा कवर करने के बाद चाहे तो एक काम करो, एक ऐसे प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन अप लिख दो जिसमें सारे ऊपर आ जाए कवर। हाँ ऐसे बस, अब लिखेंगे ना वैल्यूज 1 बाय 1, जिसमें भी लिखना है उसमें लिखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखे 1, सीरियल नंबर 1, ठीक है। इसमें लिखो जरा टाइप ऑफ रोड सरफेस में, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, ठीक है। अब सेकंड लिखिए सीरियल नंबर 2, सेकंड लिखो 2, सेकंड है थिन बिटुमिनस सरफेस, थिन बिटुमिनस सरफेस, थिन बिटुमिनस, थिन बिटुमिनस सरफेस, थिन बिटुमिनस सरफेस। बिटुमिन के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो है ही, साथ ही साथ वाटर प्रूफिंग भी होता है, वाटर प्रूफिंग, यस वाटर प्रूफ। तो ये सबसे मेन एडवांटेज है बिटुमिन को यूज करने का। फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज करते हैं किसको, बिटुमिन को। ये जो ब्लैक ब्लैक सी रोड दिखाई दे रही है ना बाहर, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट ही तो है। और किसको यूज किया जाता है इनमें, बिटुमिन यूज करी जाती है। इसके फायदे क्या है आपके पास, 2 सबसे इंपॉर्टेंट फायदे हैं। पहला फायदा, एक तो वाटर प्रूफ होती है, पानी को अंदर पास नहीं करने दे पाती, लेकिन फिर भी पास कर जाएगा कुछ
100% एफिशिएंसी किसी चीज की नहीं होती। और दूसरा बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। यही दो एडवांटेज हैं बिटुमिन के, जिसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यस, वो तो बहुत सारे फैक्टर है फिर आपके पास ना। बाकी मेन जो प्रॉपर्टीज हैं, ये दो प्रॉपर्टी हैं जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाती है आपसे, कि कौन कौन से रीजन है। पहला बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड दूसरा वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो हो गए ना, थिन बिटुमिनस सरफेस। थर्ड लिखिए, थर्ड सीरियल नंबर, ग्रेवल रोड। थर्ड ग्रेवल, यस ग्रेवल। कितना साइज होता है ग्रेवल का? 4.75 से 4. हाँ, 100 से कहाँ से? 4.75 mm से 80 mm तक होता है ना आपके पास में बोल्डर्स। 300 से ज्यादा बोल्डर्स होते हैं। और सिल्ट 2 से 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक ना। और सैंड 4.75 से 75 माइक्रोन तक है, 75 माइक्रोन तक है ना। हाँ, 4.75 mm तक है, कहां से लेके 75 माइक्रोन से लेके, ये रहता है साइज। और क्ले लेस देन 2 माइक्रोन होती है। इनकी भी कैटेगरी होती है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट, फाइन ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल, इनके भी अंदर के साइजेस हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे। यस, चलो ठीक है। ग्रेवल रोड एंड क्या था थर्ड? ग्रेवल पेमेंट। ग्रेवल रोड लिख लो, पेमेंट लिख लो, एक ही बात है ना। एंड वाटर बाउंड मैकेडम, एंड वाटर बाउंड, हाँ हाँ इसी में है, एंड वाटर बाउंड मैकेडम। अब फोर्थ लिखिएगा जरा, फोर्थ क्या है आपके पास? अर्थ रोड। अर्थ, फोर्थ है अर्थ रोड। अर्थ रोड, अर्थ रोड, ठीक है, अर्थ रोड है। हाँ, ये तो चार हो गए ना। फर्स्ट क्या है आपके पास में? सीमेंट कंक्रीट रोड, या फिर हाई बिटुमिनस सरफेस। हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस, इसका मतलब पढ़ के समझ में आ रहा होगा। बिटुमिन की प्रॉपर्टी क्या है? पानी को अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, मोटी लेयर है, मोटी लेयर है। थिन मतलब बारीक है, पतली लेयर है। एक आपके पास है ग्रेवल रोड है। ग्रेवल मतलब क्या है? ग्रेवल पार्टिकल्स हैं, ग्रेवल से बन रखी है। प्रॉब्लम क्या रहेगी आपके पास में? ग्रेवल है, ग्रेवल की परमेबिलिटी कैसी रहती है? ग्रेवल्स की परमेबिलिटी कैसी रहती है? बहुत हाई रहती है। परमेबिलिटी बहुत हाई होती है तो पानी एकदम से उनके अंदर से पेनिट्रेट कर जाएगा। आए समझ में पॉइंट? ग्रेवल की परमेबिलिटी कैसी रहती है? बहुत हाई रहती है। अगर परमेबिलिटी बहुत हाई रहती है तो इन दैट केस पानी पेनिट्रेट करेगा बहुत ज्यादा। ये तो पता है ना, सॉइल का कॉन्सेप्ट है सिंपल, कि भाई परमेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? पानी एकदम से पार्टिकल के अंदर से पास करके जाएगा कहाँ पे? नीचे पेमेंट में। तो इसलिए कैम्बर क्या रखना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। और फोर्थ क्या है आपके पास में? अर्थ रोड है, मिट्टी की बनी हुई रोड है। आए समझ में? चलिए, तो ये सब है। अब वैल्यूज कैसी कैसी होंगी वो वैल्यू देखनी है ना। लिखो जरा पॉइंट, फर्स्ट लिखो। फर्स्ट अब किसके लिए लिखे? पहले फर्स्ट लिख रहे हैं सीमेंट कॉन्क्रीट में ना। हैवी में लिखिए 2%। हाँ 2%। सीमेंट कॉन्क्रीट हैवी में लिखना है कितना? 2%। एंड लो में कितना लिखेंगे? 1.7%। 1.7% है, 1.7% है। थिन में लिखो, थिन में 2.5%। एंड इधर कितना हो जाएगा? 2%। 2% है। ग्रेवल में लिखिए 3% एंड 2.5% है। अर्थ में लिखिए 4% एंड 3% है, एंड 3% है। चलो ठीक है। अब इसमें एक काम करो ना, पहले इस 2% को 1 इन n के टर्म्स में बताओ कितना होगा कन्वर्ट करके। 1 इन 50 लिख लो, 1 इन 50 लिख लो, क्योंकि दोनों में से किसी तरह से भी पूछ सकता है। अभी कन्वर्ट करना सीखा था ना हमने, परसेंटेज में दे रखी है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 1 इन 50 हो गया ना। 1.7% को कन्वर्ट करो, कितना आएगा बताओ? 1.7% को कन्वर्ट करो ना। कितना होगा बताओ? 17/1000 ना। देखो 1.7% है ना आपके पास, इसको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है? 1 इन n के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड करो किससे? 100 से। इसको हटा दो, यहाँ से कितना आ गया? 1000 आ गया ना। तो करो कितना होगा? 1 इन 60 के आसपास आ रही है क्या वैल्यू? 58 पॉइंट समथिंग। देखो इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कैसे कर रहा है। अब इसको ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो, जब तुमने 2% लिखा, 2% को हमने कन्वर्ट कैसे करा? 2 बाय
100 करा ना, 2/100 करा, और इसको तुम 1 इन n के टर्म्स में जब कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कैसे कन्वर्ट कर रहे हो? 58 पॉइंट समथिंग है ना, वो तो बताया ना 58 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तुमने क्या इसको 2 से डिवाइड ही तो करा था ना नीचे वाले को, कितना आ गया? 50 आया था ना 2% के लिए। आया समझ में पॉइंट? यहीं पर अगर सपोज करो मैं 2.5% को अगर कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? बाई 100, 25 से डिवाइड करो ना इसको, कितना आ रहा है? 1/40 आएगा ना। आ रहा है समझ में कन्वर्ट कैसे करना है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसमें दिक्कत है कोई? कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ सभी को कन्वर्ट कर लो ना। तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 17 वाला, 1/7 वाला वैल्यू लिखनी शुरू करो ना एक बार। फर्स्ट वाला आएगा कितना? 2%, 1 in 50। 2% कितना आ रहा है? 1 in 50 आ रहा है। 2.5% कितना होगा? 1 in 40 होगा ना, 1 in 40 होगा। 3% कितना आया? 1 in 33 आ गया ना। 3% कितना होगा? 1 in 33 आ रहा है, 1 in 33 आ रहा है। 1.7 आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना? 58 पॉइंट समथिंग, 58 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। तो उसको राउंड ऑफ करके 1 in 60 लिख देते हैं। 1 in 60, 1 in, इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब एक बार जरा वैल्यू बताओ ना कैसे कैसे वैल्यू हो रही है। जैसे सबसे पहले आपके पास में क्या था? सीमेंट कंक्रीट रोड है या फिर हाई बिटुमिनस सरफेस है। हैवी रेनफॉल में कितना है? 2% है। इधर कितना है? 1.7 है। थिन बिटुमिन पे आए, हैवी में 2.5 हो गया, उधर कितना हो गया? 2% हो गया। WBM रोड है, 3 एंड 2.5 है। ग्रेवल रोड है, ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड सेम ही तो है जो पहले था। WBM में जो था वही तो है ग्रेवल रोड में भी, है ना। और अर्थ रोड में कितना है? 4 है एंड 3 है। 4 एंड 3 है आपके पास में वैल्यू। वैल्यू विल बी 4 एंड 3%। इसको तो बहुत इजीली याद रख सकते हैं। देखो जरा किस तरह से हो रही है आपके पास में। पहले वाले में बताओ एक बार जरा। बेसिकली सीमेंट कंक्रीट रोड कितना होगा लो रेनफॉल में? 1.7%। हैवी रेनफॉल में 2% हो गया ना। अब इसके बाद में क्या है आपके पास में? 3 आ गया ना। 3 आ गया तो इसको इधर शिफ्ट करा दो, 2% एंड इसको ऐड कर दो 0.5, कितना हो गया? 2.5 हो गया। अब क्या करो? WBM वाले में इसको इधर शिफ्ट कराओ एंड 0.5 ऐड करो, कितना हो गया? 3 हो गया। लास्ट वाले में इसको इधर शिफ्ट करा दो और इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4% हो गया ना। कोई दिक्कत है इसमें? बस शुरू की वैल्यू याद रखनी है और लास्ट वाली वैल्यू याद रखनी है, बाकी सब तो इजी है याद रखना ना। 2, 2.5, 2.5, 3 ऐसे। एक बच्चे दोबारा से बताओ। अर्थ रोड है, लो रेनफॉल। अब वो क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस से थोड़ी आएगा पेपर में, कहीं से भी उठा के पूछेगा ना। अर्थ रोड है, लाइट रेनफॉल 3% हो गया। अर्थ रोड हैवी रेनफॉल 4। सीमेंट कंक्रीट रोड लो रेनफॉल 1.7। ग्रेवल रोड हैवी रेनफॉल 3% था आपके पास में। एंड WBM रोड लो रेनफॉल 2.5 है। और WBM हैवी रेनफॉल 3%। थिन बिटुमिन हैवी रेनफॉल 2.5 है और थिन बिटुमिन लो रेनफॉल 2% हो जाएगा आपके पास में। ये सब वैल्यूज थी। आए समझ में पॉइंट? ऐसे करनी है सिंपल। अब क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली आते हैं ऑब्जेक्टिव में, 1 in n के टर्म्स में पूछ लेते हैं या फिर आपसे डायरेक्टली परसेंटेज के फॉर्म में पूछते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या नेक्स्ट डिस्कस करें? किसके बारे में? शेप ऑफ द कैम्बर। भाई वैल्यूज आ गई आपके पास में, कैम्बर प्रोवाइड क्यों करा जाता है, वो पॉइंट आ गया आपके पास में। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास में? शेप ऑफ द कैम्बर। शेप के बारे में बात करनी है ना, शेप्स ऑफ द कैम्बर। नेक्स्ट सेटिंग डालो, शेप ऑफ द कैम्बर, शेप ऑफ द कैम्बर। अब कैम्बर की शेप की बात करनी है। शेप ऑफ द कैम्बर मेनली 3 तरह की शेप रहेंगी आपके पास में। एक तो रहेंगी स्ट्रेट लाइन शेप्स, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। कैसा कैम्बर होगा? स्ट्रेट लाइन कैम्बर होगा। एक होगा पैराबोलिक कैम्बर एंड एक होगा आपके पास है कंपोजिट कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर एंड कंपोजिट, ये 3 तरह की शेप रहेंगी आपके पास में। देखो स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक एंड कंपोजिट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है आपके पास में इस तरह की शेप,
ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। दूसरा आपके पास में क्या है, पैराबोला है, पैराबोलिक शेप है। सेकंड विल बी व्हाट, पैराबोलिक कैम्बर। और थर्ड क्या आता है आपके पास में, कंपोजिट आता है। यहां पे कैसा रहेगा, साइड्स में स्ट्रेट लाइन होगी एंड बीच में से कैसा पैराबोलिक होगा। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट है, कंपोजिट है। इसको 1 डिग्री भी कहा जाता है। इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, 1 डिग्री इक्वेशन होगी ना, सिंगल पावर। ये तो मैथ्स में हमने करा होगा कि डिग्री निकालो इसकी इक्वेशन की, इसका ऑर्डर निकालो, ऐसा सबने पढ़ा है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाते थे। इसकी डिग्री बताओ एंड इसकी ऑर्डर बताओ। डिग्री मतलब 1 पावर बनेगी, यस। इसकी, इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। और ये क्या है यहाँ पे 1 डिग्री एंड यहाँ पे 2 डिग्री। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या हो गया आपके पास बीच में, पैराबोला हो जाएगा ना, पैराबोला। लिखो जरा पॉइंट, नहीं बस 1 डिग्री कैम्बर भी बोल देते हैं इसको ना, यस। सो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, कंपोजिट कैम्बर एंड पैराबोलिक कैम्बर है, एंड पैराबोलिक कैम्बर रहेगा आपके पास में। चलो कोई दिक्कत है इसमें। अब ये बताओ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई सीमेंट कंक्रीट रोड है, सीसी रोड है, सीसी रोड है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो है स्ट्रेट वाला और दूसरा ऑप्शन है पैराबोला वाला। सीसी रोड है, कौन सी शेप प्रोवाइड करवाएंगे, स्ट्रेट लाइन। पैराबोला क्यों प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करवा पाना। कारण क्या है उसका, सिंपल रीजन क्या है कि वैल्यू बहुत कम है। स्लोप की वैल्यू देखो कितनी कम थी ना उसके केस में, पैराबोला के केस में सबसे कम वैल्यू थी आपके पास में। इतनी कम वैल्यू के लिए पैराबोलिक शेप बना पाना फील्ड में कैसा रहता है, बहुत डिफिकल्ट रहता है। अब ऐसे थोड़ी कि वहां पर ऐसे जाकर एक लाइन बना दी पैराबोला बन जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं होगा ना। वहां पर तो क्या करना पड़ेगा, फील्ड में प्रोवाइड करना है, एक अलग चीज रहती है। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास में, स्ट्रेट लाइन। और अगर सपोज करो कोई नेशनल हाईवे है तो पैराबोला क्यों, हाँ तो इससे मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर नेशनल हाईवे है तो कैसी शेप रहेगी आपके पास में, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला में। मटेरियल पे कहाँ डिपेंड करेगा, हाँ ठीक है, हाँ तो जो हाई वेट पर होते हैं तो अगर वो सेंटर में आएंगे तो हम उड़ जाएंगे। फिर अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो इसमें लो वाले भी चल सकते हैं और इसमें हाई वाले भी चल सकते हैं। इसका रीजन है कि प्रोवाइड तो पैराबोला ही करवाया जाएगा, बट पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे अगर देखोगे ना उसके सेंट्रल पार्ट पे देखो, इसका सेंट्रल पार्ट है बहुत ज्यादा शार्प है ना बहुत ज्यादा। और नेशनल हाईवे मतलब हमेशा व्हीकल उस पे जाएगा तेज स्पीड में। अब ऐसा तो नहीं करेगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर 2 kmph से चल रहा हो, ऐसा नहीं करेगा ना। हमेशा स्पीड कितनी रहेगी, 70 80 90 100 के आसपास ही रहेगी ना। इतनी हाई स्पीड पे जाते जाते अगर कहीं पे बाई चांस अगर इस सेंट्रल पार्ट पर व्हीकल आया तो उसके ऊपर सडनली जर्क डेवलप होगा एकदम से, एक्सीडेंट का खतरा बन जाएगा यहाँ पर। आया समझ में पॉइंट। इसका सेंट्रल पार्ट देखो ना कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट है बिल्कुल एकदम, कोई स्लोप नहीं है सेंटर पर, एकदम मिडिल पे बिल्कुल सीधा हो गया ना। पैराबोला में मिडिल कैसा हो जाता है, बिल्कुल सीधा एकदम, यस। तो कौन से वाले केस में सेफ्टी ज्यादा रहेगी, इसमें या उसमें, पैराबोला में ज्यादा सेफ्टी रहेगी ना आपके पास। आया समझ में पॉइंट। सो ये दो ऑप्शन है, अगर नेशनल हाईवे है इन दैट केस वी विल बी गोइंग फॉर पैराबोलिक शेप। रीजन क्या है, अगर वो बाई चांस स्ट्रेट लाइन कैम्बर के सेंट्रल पार्ट पे आ गया तो सडनली क्या होगा यहाँ पर डेवलप, जर्क डेवलप होगा, झटका लगेगा। क्यों, स्पीड कैसी रहेगी, हाई रहेगी ना नेशनल हाईवे के केस में। लेकिन अगर कोई मान लीजिए आपके पास सीसी रोड है तो किसके लिए जा सकते हैं हम, स्ट्रेट लाइन के लिए जाना ही पड़ेगा। रीजन क्या है इसका, डिफिकल्ट रहेगा बहुत ज्यादा पैराबोला बना पाना।
आया समझ में? दोनों ऑप्शन ही पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में आपसे ना उठाकर। ये 3 शेप होती हैं आपके पास में, इनको बनाओ डायग्राम को ना। बना लिया? इसमें कुछ पॉइंट लिखो ना, एक दो। पैराबोलिक कैम्बर इज प्रीफर्ड फॉर रोड्स, लिखो। इसको तो कहीं पर भी यूज कर लो आप, बट वो डिफिकल्ट रहेगा वो भी बना पाना बहुत ज्यादा। पैराबोला तो वहां पर भी आ ही रहा है ना मिडिल में। हाँ हाँ, तो जहां पर भी सीसी का यूज करोगे आप, देखो पैराबोला हम ये बोल रहे हैं कि प्रीफर किसको करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वाले को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन को प्रीफर करा जा रहा है क्योंकि उसको बनाना आसान रहेगा, उसको बनाना आसान रहेगा कम स्लोप के केस में। बाकी अगर आप पैराबोला बना पा रहे हैं तो पैराबोला दे दो ना, क्या दिक्कत है भाई? स्ट्रेट रोड है आपके, नेशनल हाईवे आपके पास में कोई नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे व्हीकल जाएगा तेज स्पीड पर ही, तेज स्पीड पे जाएगा, तो पैराबोला ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा लगेगी बनाने में फील्ड में उसको। बस ये पॉइंट है सिंपल आपके पास। अगर सीसी रोड है तो प्रीफर करेंगे किसको? स्ट्रेट लाइन कैम्बर को। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप पैराबोला प्रोवाइड नहीं करोगे, नहीं कर सकते। अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो कर लो, क्या दिक्कत है? टेक्नोलॉजीज है आपके पास में, मेथड्स अवेलेबल हैं तो दे दो फील्ड में, कोई दिक्कत थोड़ी है। सीसी का स्ट्रेच ज्यादा तो नहीं होता वैसे, मेनली मान लो वो तो डिपेंड करेगा आपका, ज्यादा भी हो सकता है। सीसी रोड है आपकी, ज्यादा भी तो हो सकती है। अगर आप यहां से देखेंगे रोड की वाली देखो आप, यस वो सीसी रोड ही तो है, देखो पूरा का पूरा, और लेंथ भी काफी अच्छी खासी है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है एक तरह से कि ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है। बट यही है कि पैराबोला अगर दे पा रहे हो तो दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम प्रीफर क्यों कर रहे हैं उसको, स्ट्रेट लाइन को, सिंपल बनाना आसान रहेगा उसको, बस ये रीजन है, ये रीजन है। अब जैसे सपोज करो इसका कोई एग्जांपल उठाओ, तुम्हें ये कहा कि भाई कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज करो अगर नेशनल हाईवे के लिए काम कर रहे हो तो, वाटर कंटेंट पता करने के लिए, यही तो पढ़ा होगा तुमने। नेशनल हाईवे बना रहे हो, कोई हाईवे बना रहे हो, कौन सा मेथड यूज करो? कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज करो, सुटेबल रहेगा आपके लिए। बट इसका ये मतलब थोड़ी कि जिंदगी में कभी वाटर कंटेंट यूज, ओवन ड्राइंग मेथड यूज ही नहीं कर सकते आप नेशनल हाईवे के लिए। क्यों नहीं? यूज कर लो बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है तो यूज कर लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। भाई हमने कैल्शियम कार्बाइड मेथड वहां पर प्रीफर क्यों कर दिया उस केस में? क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट को वो सूट कर रहा था। बट इसका क्या ये मतलब है कि तुम ओवन ड्राइंग बिल्कुल यूज नहीं कर सकते वहां पर? कर तो सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा बस, और कोई दिक्कत थोड़ी है। टाइम ही तो लगेगा, टाइम है तुम्हारे पास में तो क्या करो, यूज कर लो उसको, कोई मना थोड़ी कर रहा है। तुम यहाँ वो मना कर देंगे नहीं भाई हम इसको ओवन टैंक मेथड से मानेंगे नहीं, वैल्यू तो निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना पॉइंट आपके पास में। यूज तो कर सकते हो, सेम यहाँ पर भी है। प्रीफर करोगे किसको? इसको प्रीफर कर लो, लेकिन अगर प्रोवाइड करवा पा रहे हो आप वो शेप, बना पा रहे हो फील्ड में, तो बना लो, क्या दिक्कत है? बेटर तो वही है वैसे, बेटर तो वही है। क्यों बेटर है? स्पीड भी तेज रहेगी, जर्क का खतरा कम हो जाएगा आपके पास। बट उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है? बस एक निकल के सिंपल बनाने का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अगर बना पा रहे हो आप तो बना लो, क्या दिक्कत है? आए समझ में पॉइंट? ये लिखो जरा पॉइंट्स, एक दो पॉइंट लिखो ना इसमें। पैराबोलिक कैम्बर इज प्रीफर्ड। देखो प्रीफर का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी देना किसी दूसरे के हिसाब से, दूसरे के कंपैरिजन में। भाई मैं इसको प्रीफर करूंगा। ऑप्शन दो है तुम्हारे पास में, दो लोग, तुम गए दो कोचिंग्स में, तो फिर सपोज करो कोई दो टीचर्स आए आपके पास, एक कोई है और एक कोई है। तुम्हें दो ऑप्शन दिए गए कि भाई तुम किससे पढ़ना पसंद करोगे, कि भाई मैं इनको प्रीफर करूंगा। प्रीफर करने का मतलब क्या है? मैं दूसरे के कंपैरिजन में इनको प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वो मेरा काम ज्यादा प्रॉपर्ली कर पाएंगे, या वो मेरा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे मुझे। ये तो सिंपल है। बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि दूसरा करा नहीं सकता। भाई हमारी प्रेफरेंस की बात है ना, हम किसको प्रीफर कर रहे हैं। जैसे वही सेम कपड़े का खरीदने में होती है चॉइसेस। एक इंसान भाई मैं इसको प्रीफर करूंगा, लेकिन दूसरा इंसान क्या करेगा? जैसे सपोज करो तुम कपड़े खरीदने गए, कोई चार्जेस बहुत ज्यादा हाई थे, महंगे थे बहुत ज्यादा, तो तुमने क्या कहा कि भाई मैं तो इसको प्रीफर करूंगा, इस वाले कपड़े को। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि दूसरे वाला कपड़ा खराब है तो उसको कभी नहीं खरीद सकते तुम? अगर पैसे हैं तुम्हारे पास में तो दूसरे को ले लो, क्या दिक्कत है? वो तो देखना पड़ेगा ना हमारी कंडीशन के हिसाब से। जैसे यहीं पर भी हो रहा है, हमारी कंडीशन को बनाना आसान रहेगा इसको, इसलिए इसको प्रीफर कर देंगे। लेकिन अगर आप बना पा रहे हो, आपके पास में बजट है, आपके पास में है इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल, तो इसको कर लो ना प्रीफर।
कोई मना थोड़ी कर रहा है। देखो जरा पॉइंट, पैराबोलिक कैम्बर इज प्रीफर्ड फॉर रोड्स, पैराबोलिक कैम्बर इज प्रीफर्ड फॉर रोड्स, पैराबोलिक कैम्बर इज प्रीफर्ड for roads designed for high speeds, is preferred for roads designed for high speeds, for roads designed for high speeds because the central portion is flat. Because the central portion is flat. अगली को पॉइंट, in CC payments, in CC payments straight line camber is preferred generally. In CC payments straight line cambers is preferred generally, is preferred generally, straight line cambers is preferred generally, straight line cambers is preferred generally, straight line cambers is preferred generally. As for CC roads, as for CC roads camber requirement is very less, as for CC roads camber requirement is very, as for CC roads camber requirement is very less, and it is very easy to provide, and it is very easy to provide in comparison to, and it is very easy to provide in comparison to, and it is very easy to provide in comparison to parabolic shape, in comparison to parabolic, it is very easy to provide in comparison to parabolic shape. आया समझ में पॉइंट? बताओ दोनों पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन करते हैं ना इस पे, क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करवाना है। हाँ अब क्वेश्चन का फोटो भेज दो क्या, बताओ ग्रुप में, लिखवाने से बेटर है। हाँ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल है, बट वो वैसे लिखा हुआ है, मतलब वो कोई प्रिंटेड तो नहीं है, टाइप्ड नहीं है, लिखा हुआ क्वेश्चन है। भेज दो फोटो। हाँ फाइल है आपके पास, आपके पास फाइल को ओपन करो, फिर फाइल में है, फाइल में पेज नंबर है कौन से वाला, 18th होगा, 18th पेज नंबर देखो, फर्स्ट वाली फाइल में 18th पेज है। हाँ हाँ 18th के ऊपर से शुरू है, देखो वो 17 से शुरू है क्वेश्चन तो एक्चुअली। हाँ पेज नंबर 18। यस, इन अ डिस्ट्रिक्ट, in a district where, in a district where rainfall is heavy, two type of the road pavements are to be constructed. A क्या है, 2 lane state highway, 2 lane state highway with bituminous concrete surface, W per lane मतलब width per lane है वो, W per lane का मतलब क्या है, width per lane कितना है आपके पास में, 3.5 मीटर है। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा क्या है आपके पास में, MDR of the WBM pavement 3.5 मीटर, 3.8 मीटर वाइड है। What should be the height of the, अभी देखो एक गलती कर दी इन्होंने यहाँ पर, चलो इसको लिख लो क्वेश्चन को ना, गलती इसमें थोड़ी सी हो गई, क्राउन आना था वहां पर एक्चुअली, वही था। चलो लिख लो, इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी, क्वेश्चन लिखो, इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी, in a district where rainfall is heavy, in a district where rainfall is heavy, where rainfall is heavy, two types of the road pavements, two types of the road pavements, two types of the road pavements, कल सैटरडे है, चलो ठीक है, two types of the road pavements are to be constructed, two types of the road pavements are to be constructed, two types of the road pavements are to be constructed, are to be constructed, ठीक है। ए लिखो, ए 2 लेन स्टेट हाईवे, 2 लेन स्टेट हाईवे, ए क्या है, 2 लेन स्टेट हाईवे विद हैवी बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस,
with heavy bituminous concrete surface, with heavy bituminous concrete surface, with heavy bituminous concrete surface, ठीक है, with heavy bituminous concrete surface, ब्रैकेट में लिखो width per lane is equal to 3.5 meter, 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 ठीक है। अब बी लिखिए, बी, ये ए था ना, बी लिखो MDR ऑफ, MDR मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR ऑफ WBM पेवमेंट, MDR ऑफ WBM पेवमेंट, MDR ऑफ WBM पेवमेंट, ब्रैकेट में लिखना 3.8 मीटर वाइड, 3.8 मीटर वाइड, ठीक है, 3.8 मीटर वाइड। आगे लिखो what should be the height of the crown, what should be the height of the crown, crown with respect to the edges, with respect to the edges, assuming straight line camber, assuming straight line camber, assuming straight line camber, assuming straight line camber, करो ट्राई ना, हाँ दोनों में स्ट्रेट लाइन है। करो ट्राई ना, हाइट निकालनी है क्राउन की, इसमें तो इरिगेशन भी बहुत ज्यादा आता है शायद, इरिगेशन बहुत आता है, रेलवे से ज्यादा आएगा, और हाइड्रोलॉजी आती है, इरिगेशन का ज्यादा है, हाइड्रोलॉजी होगी तुम्हारी, नहीं हो जाएगी, चलो सॉइल हो गई है, सॉइल हो गई, चलो आते हैं क्वेश्चन, हाँ करो ट्राई ना। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें दोनों के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ जाएंगे, पहले वाला जो था ना, अभी वैल्यू जो लिखी थी आपने कैम्बर की, वो भी अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, यस ठीक है, 0.07 आएगा ना, पहले वाले का 0.07 आएगा। और सॉइल के क्वेश्चन आते हैं काफी यूपीएससी में, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत होते हैं वो तो ना, 25-30 तो बहुत होते हैं। पूरी विड्थ है, हाँ पूरी विड्थ है। अब इसका एक काम कर लेते हैं, देखो इसको थोड़ा सा, इसके लिए एक जनरल इक्वेशन ड्राइव कर रहा है ना, इसका थोड़ा समझ लीजिए आप एक बार ना, कैसे करेंगे इसको, देखो बहुत सिंपल है करना ना। जैसे सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन शेप है आपके पास में, ये स्ट्रेट लाइन शेप है आपके पास, हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन विद रिस्पेक्ट टू द एजेस। भाई ये तो एजेस हैं इसकी, एजेस के रेस्पेक्ट में क्राउन की हाइट कितनी है ये निकालनी है। क्राउन की हाइट, क्राउन मतलब सबसे टॉप पार्ट होता है, क्राउन का मतलब सबसे टॉप पार्ट, इसकी हाइट निकालनी है, इसको y बोल दो, किसके रेस्पेक्ट में, एजेस के रेस्पेक्ट में। सपोज करो ये विड्थ आपके पास कितनी है, w मान लो इसको ना, विड्थ ऑफ द कैम्बर हमने, विड्थ ऑफ द पेमेंट कितना मान लिया आपने, w मान लिया। जस्ट अब देखना इसके क्या इक्वेशन निकल कर आएगी, एक बार इक्वेशन देख लो उसकी आराम से, फिर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। देखो जरा, सपोज करो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है और मैंने वैल्यू कितनी दे रखी है, 1n मैंने कैम्बर प्रोवाइड करवाया है यहाँ पे, 1n का मतलब समझ में आ रहा है,
1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल, लिखा था ना 2 मिनट पहले हमने। एक वर्टिकल जा रहे हो आप कितना हॉरिजॉन्टल जाने में, n हॉरिजॉन्टल जाने में, अभी था ना आपके पास में वो पॉइंट, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे भी, 1 वर्टिकल चला गया है कितना हॉरिजॉन्टल जाने में, n हॉरिजॉन्टल जाने में ना, ये कैम्बर का मतलब होता है। कोई दिक्कत है इसमें, इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई भी किसी तरह की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। सो 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल। खुद से बताना कि मैं एक वर्टिकल जा रहा हूं कितना हॉरिजॉन्टल जाने में, n हॉरिजॉन्टल जाने में, तो एक हॉरिजॉन्टल जाने में मैं कितना वर्टिकल चला गया अपॉन n वर्टिकल, क्या बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? जब मैं एक वर्टिकल गया n हॉरिजॉन्टल जाने में, तो एक हॉरिजॉन्टल जाने में मैं कितना वर्टिकल जाऊंगा, 1/n वर्टिकल जाऊंगा ना। आया समझ में पॉइंट? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल जाने में इतना वर्टिकल चला गया, तो मुझे तो क्या निकालना है, ये y निकालना है ना, y निकालना है, ये निकालना है तुम्हें, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है, ये वर्टिकल कितना बनेगा आपका। अब ये बताना जरा, इस इतने वर्टिकल को कवर करने के लिए, इस वर्टिकल को कवर करने के लिए तुम्हें कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ रहा है, W/2 ना। आया समझ में पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? W/2 ही तो कवर करना पड़ रहा है क्या। तो जब एक हॉरिजॉन्टल जाने में 1 in n वर्टिकल जा रहे हो, तो इस वर्टिकल जाने के लिए, y वर्टिकल जाने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ रहा है, W/2। सो एक हॉरिजॉन्टल में तुम जा रहे हो 1/n वर्टिकल, सो W/2 हॉरिजॉन्टल जाने में कितना चले जाओगे वर्टिकल, बताओ, W/2n, इसको W/2 से मल्टीप्लाई करो ना, होगा ही नहीं होगा, ये पॉइंट सिंपल। आया समझ में पॉइंट? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, W/2 से। सो अगर देखो W/2 हॉरिजॉन्टल जाने में आप कितना वर्टिकल चले गए, 1/n इंटू W/2, ये वर्टिकल हो गया ना आपके पास में, कोई दिक्कत है इसमें? और यही वर्टिकल किसके बराबर है, W/2n वर्टिकल, ये किसके बराबर है आपके पास, क्या ये y तो है? आया समझ में पॉइंट? ये y तो है ना आपके पास में, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? तो यही तो y की वैल्यू है आपके पास में, बता दो कोई दिक्कत है क्या इसमें अब? हाँ, एक जनरल इक्वेशन आ गई आपके पास में। W का मतलब पता है विड्थ, और n का मतलब भी हम जानते हैं, अभी हमने सब परसेंटेज वालों को n के टर्म्स में लिखा था ना कन्वर्ट करके, 1 in 50, 1 in 25, 1 in 40, 1 in 33, तो n की वैल्यू वो है। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जरा, 1 सेकंड लगेगी, बताओ, बता दो आंसर कितना होगा। MDR की तो लाइन मेंशन ही नहीं करी ना इसमें, तो वो टोटल विड्थ है आपके पास बस 3/8 है, 0.057, यस ठीक है। पहले वाले का कितना आ रहा है, 0.07 ना, 0.07 आ रहा है पहले वाले में आंसर, और दूसरे में कितना आ रहा है 0.057, क्या 0.057 ना। आया समझ में क्वेश्चन कैसे करना है? सो आया समझ में सिस्टम पूरा? अब एक बार ये बताओ, इधर आया तुम्हारा आंसर, आ गया आंसर? पहले वाले का कितना आ रहा है और दूसरे वाले का 0.057, इधर आ रहा है लास्ट में सबका आंसर 0.057 और 0.07, इधर आया सबका आंसर। तो इसको ये बताओ, यहाँ पर सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है क्या? अगर किसी को भी लग रहा है एक को भी कि हाँ भाई यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत है, तो बताओ यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, अगर कोई भी नहीं बताएगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ तो वो बताएंगे ना खुद से, उनके पास बताने का तरीका है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या मेरा आंसर नहीं आया, तो बताओ इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर सबका आंसर आ चुका है, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसको नहीं लग रहा कि सॉल्व करना है, तो नहीं सॉल्व करेंगे, बताओ। किसी को लग रहा है ऐसा कि सॉल्व करना है यहाँ पर, सेकंड वाला करना है, देखो सेकंड वाला करते हैं ना, इसमें कोई इतनी शर्माने वाली बात नहीं है। अगर किसी को भी 1% भी लगता है कि भाई सॉल्व करो, तो उसमें बता दिया करो ओपनली ना, कोई ऐसा तो है नहीं हम यहाँ पर किसी को इंप्रेस करने बैठे हुए हैं या भाई शर्म आ जाएगी अगर मैंने पूछ लिया तो कोई इंप्रेस नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना यहाँ पर, बिल्कुल क्लियरली बोलना है एकदम।
हाँ सॉल्व कर देता हूँ ना, वो तो ऐसा होता है कि कई बार देखो टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं भाई। अगर सबका लग रहा है कि हाँ सबका हो गया तो मतलब नहीं करेंगे सॉल्व फिर। अगर एक भी कहता है तो बता दिया करो बिल्कुल फ्रेंडली। तो कितना आपको देखो दूसरे वाले केस में क्या दे रखा है, W 3.8 है। W कितना है आपके पास में, 3.8 है। तो दूसरे वाले केस में W की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 3.8 मीटर है। N की वैल्यू कितनी होगी, वो WBM है ना, और रेनफॉल कैसा है, हैवी है। तो कितना होता है WBM हैवी के केस में, 3% होता है ना, 3% होता है। 3% का मतलब कितना है, 1/33। तो N कितना हो गया, 33। क्या N की वैल्यू कितनी आ गई, 33। तो Y की वैल्यू निकाल दीजिए ना फिर। W कितना है, 3.8/2 इंटू 33। कितना आ रहा है सॉल्व करके, 0.057 ना, 057 मीटर। दिस इज द आंसर, ये आंसर है आपके पास। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 0.057। कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें तुम्हें वो पुरानी टेबल की यूज करनी पड़ जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा सॉल्व। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें। आया समझ में पॉइंट। ये भी तो नहीं बोलते ना कुछ बच्चे भी, थोड़ा सा होता है जोश होता है, कुछ है ही नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन सा टीचर के अंदर भी तो तभी आता है ना, सामने से दिखाई देगी चलो भाई हाँ थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है कुछ है, वैसे ऐसे पड़े हुए हैं ऐसे, बताओ। हाँ अब उसमें एनर्जी लेवल ऐसे डाउन हो जाता है बिल्कुल एकदम। बताओ कोई दिक्कत है इसमें। सो नेक्स्ट आगे शुरू करें। तो आपके पास में कितने एलिमेंट हो चुके हैं, हाँ कैम्बर हो गया, शोल्डर नहीं हुआ अभी, कैम्बर हो गया है, फ्रिक्शन हो गया, एंड एक वो कल डिस्कस किया था अनइवननेस वाला, अनइवननेस हो चुका है। अब नेक्स्ट शुरू करो विड्थ ऑफ द पेमेंट। यस नेक्स्ट करो शुरू, नेक्स्ट शुरू करो विड्थ ऑफ द पेमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट है विड्थ ऑफ द पेमेंट, स्लैश करके लिखो कैरिज वे, कैरिज वे, कैरिज विड्थ ऑफ द पेमेंट, पेमेंट या फिर क्या कैरिज वे। विड्थ ऑफ द पेमेंट या फिर कैरिज वे, फिर कैरिज वे ना, पेमेंट की विड्थ या फिर कैरिज वे। इसमें देखो सबसे पहला एक टर्म आ रहा है आपके पास में, क्या कैरिज वे। फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या है, कैरिज वे है। कैरिज वे का मतलब समझते हैं कि कैरिज वे का मतलब क्या है। कैरिज वे का क्या मतलब होता है, कैरिज वे का बताओ। वो पार्ट रोड का जिसके ऊपर क्या करेगी, व्हीकल मूव करेगी, दैट पार्ट जो एक्चुअली व्हीकल को कैरी करेगा। नाम में लिखा हुआ है इसके कैरिज वे, कैरी करने वाला है ना, कैरी करने वाला रास्ता। तो कैरी जो व्हीकल को करेगा उस पार्ट को क्या बोलते हैं, कैरिज वे कहते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ कैरिज वे। जब तुम फ्लेक्सिबल पेमेंट में जाते हो तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो तुम्हें ब्लैक वाला सर्फेस दिखाई देता है ना, टॉप सर्फेस, ब्लैक सर्फेस जो होता है, बीच में तो डिवाइडर होगा ना, जो ब्लैक टॉप सर्फेस होता है, वो सर्फेस जिसका टॉप कैसा दिखता है तुम्हें, ब्लैक दिखाई देता है, उसी के ऊपर तो गाड़ियां चलती हैं। तो वही सर्फेस क्या है, वो कैरिज वे आपके पास आया। समझ में नहीं आया पॉइंट, बताओ। कैरिज वे का मतलब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक आता है आपके पास में कैरिज वे, कैरिज वे क्लियर है। अब एक टर्म आता है आपके पास में लेन, जैसे कैरिज वे की बात करी इसी तरह से क्या आता है आपके पास में, लेन आता है। लेन का मतलब क्या है, कैरिज वे में लेन होंगी, लेन में कैरिज वे नहीं होंगे। हाँ हाँ वो पार्ट रोड का एक्चुअली जिसके ऊपर व्हीकल मूव करेगा। लेन का मतलब क्या होता है, नहीं सेम डायरेक्शन में भी तो मल्टीपल लेन होती हैं सर, एक व्हीकल को उसके साथ हाँ सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन हाँ सर मैंने देखा क्या आ रहा है सर, एक व्हीकल किसी बिना उसके अब इसका मतलब समझो ना, क्या क्या बात पॉइंट है। लेन का मतलब है आपके पास, लेन का मतलब है एक, जैसे सपोज करो हम सिंगल लेन की बात कर रहे हैं, एक लेन का मतलब है कि भाई कैरिज वे की वो विड्थ, कैरिज वे तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया, कैरिज वे की वो विड्थ जो हमने सिर्फ एक व्हीकल को कंफर्टेबल मूव करने के लिए दे रखी है,
आया समझ में? कैरिज वे की मान लीजिए आप सपोज करो ये पूरा कैरिज वे है, ये कैरिज वे है। अब इस पूरे कैरिज वे पे खाली ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही व्हीकल जाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल जाएंगे ना। कैरिज वे की वो विड्थ, जो विड्थ चाहिए किसको, एक व्हीकल को कंफर्टेबली चलने के लिए, एक व्हीकल को कंफर्टेबली मूव करने के लिए, दैट विड्थ विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक लेन कहते हैं उसको, एक लेन कहते हैं। वो पूरा पार्ट हो गया, हाँ पूरा पार्ट हो गया, हाँ ठीक है। तो एक लेन का मतलब तो क्या है कि कैरिज वे की वो विड्थ जिसपे एक व्हीकल जिसमें कंफर्टेबली मूव कर सके, दैट विड्थ इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको एक लेन कहते हैं, इसको कहते हैं लेन। हाँ हाँ बिल्कुल।